नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा और बड़ा सवाल, किस आधार पर बटा मंत्रालय? जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में कई दिनों के इंतजार के बाद विभागों का बंटवारा तो हो गया। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और 28 मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए। यह ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग अपने पास रखे हैं। इनके अलावा ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों, वो भी सीएम के पास ही रहेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जबकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक दिन पहले ही जिस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद, और खबरें ये थी कि गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला शायद शीर्ष नेतृत्व ने यह भी लिया है कि खुद मुखिया, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्हें ही गृह मंत्रालय दिया है। कह सकते हैं कि यूपी का पैटर्न यहां पर एक बार फिर दोहराया गया है। और सबसे खास बात, अब नए साल के मौके पर 2 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक होगी, जहां पर विभागों का बंटवारा होने के बाद एक पहली बैठक होगी। सभी विभागों के जो मंत्री हैं वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे। और सबसे खास बात आप ये भी देखिए, जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े कद्दावर नेता हैं कैबिनेट में, उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय, पहले खबरें थी कि उन्हें शायद गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया गया है। यानी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की, अलग अलग नगरों की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, विकास की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय की रहेगी। चलिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से समीर खान जुड़ रहे हैं, शिवपुरी से हमारे संवाददाता अतुल गौड़ जुड़ रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक ओपनिंग कमेंट मैं समीर आपसे लेकर शुरुआत करूंगा, फिर हमारे पॉलिटिकल मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय के नाम की चर्चा पहले थी कि शायद गृह मंत्रालय या कोई बड़ा विभाग उन्हें दिया जाएगा, लेकिन नगरीय प्रशासन भी छोटा विभाग नहीं होता है। मध्य प्रदेश के अब सभी शहरों की, सभी नगरों के विकास की, डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर रहेगी और उनकी जिम्मेदारी अब ना सिर्फ विधानसभा 1 तक सीमित रहेगी, ये अब और आगे तक बढ़ गई है। लिया जा रहा वो का बनाने की जो नंबर 2, लेकिन पहले ही 2 डिप्टी सीएम। लगता है आपकी तकनीकी कारणों से आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है समीर, एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अतुल, आपसे समझना चाहूंगा, आपके यहां से तो पहले यशोधरा राजे सिंधिया जो खेल मंत्री थी, वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में थी, लेकिन इस बार कैबिनेट में वो नहीं है, ना ही ऐसा कोई फैसला शीर्ष नेतृत्व ने लिया है। लेकिन ओवरऑल जब हम एक्सपांशन के बाद मंत्रालयों के बंटवारे की इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये वाकई चौंकाता है कि गृह मंत्रालय खुद सीएम के पास है। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। ये जो प्रमुख मंत्रालय हैं, जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, या कहें कि जितने भी बड़े बजट के मंत्रालय हैं, वो सब मुख्यमंत्री ने अपने पास में रखे हैं। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है, अगर आप देखना और समझना चाहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा ने निर्णय लिया और वहां मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपने काबू में कुछ मंत्रालय रखे हैं, उसी तरह की जो परिणति है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है। और इस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर प्रहलाद पटेल हो, इनमें से कोई गृह मंत्री बनेगा और उनको कमान सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि गृह मंत्री नहीं बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय को जो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, नगरीय प्रशासन मंत्रालय, वो अपने आप में उनको काम करने का एक व्यापक एरिया देता है। और मध्य प्रदेश में जितने भी शहर हैं, उनके सब जो विकास कार्य हैं वो उनसे परिलक्षित होंगे और उनकी जो विजन है उसको देखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि विजयवर्गीय जो अपना विजन रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास में कोई आइडिया है, जिस आइडिया को लेकर के वो सड़क पर काम करेंगे और नगरों में जिस तरह का विकास दिखाई देगा, इस तरह की उम्मीद लोग कर रहे हैं।
हालांकि जो प्रहलाद पटेल है, प्रहलाद पटेल को जो मंत्रालय दिए गए हैं वो मंत्रालय काफी वजनदार मंत्रालय हैं, उनके पास में काफी बजट वाले मंत्रालय भी हैं, लेकिन उनसे उम्मीद ये की जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो गृह मंत्री की कमान मध्य प्रदेश में संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल अब देखते हैं कि जब पहली मीटिंग होगी 2 जनवरी को, तो उसमें जो कैबिनेट की पहली बैठक में मंत्रियों को क्या निर्देश दिए जाते हैं और मंत्री अपनी अपनी तरफ से क्या घोषणाएं करते हैं। जी दीपक। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ और अब हम पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। पहले बीजेपी से हमारे साथ जो ब्रजगोपाल लोया साहब जुड़े, उनसे समझ लेते हैं। लोया साहब, मैं जितना समझ पा रहा हूं, मध्य प्रदेश में इससे पहले बीजेपी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय हो, चाहे बाबूलाल गौर साहब हो या फिर उमा भारती हो, शिवराज सिंह चौहान हो। ये क्या यूपी का फॉर्मूला कुछ हद तक बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रिपीट किया है? क्योंकि छोटा मंत्रालय नहीं होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास। ओवरऑल इस बंटवारे पर क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो किसे क्या राय देंगे। एक बात आपने जो कही कि ये उत्तर प्रदेश का फार्मूला है, तो मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में जिस तरह से मध्य प्रदेश में काम करती है, वो अपने आप में खुद एक पूरे देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। आपने अभी पिछले समय में देखा था कि किस तरह मध्य प्रदेश के मॉडल को राष्ट्रीय कार्य समिति के अंदर प्रस्तुत किया गया। तो हम किसी को कॉपी नहीं, हाँ ठीक है, ये हो सकता है कि वहां गृह माननीय योगी जी के पास था, यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है, परंतु एक अभी जो आप चर्चा कर रहे थे कि भारी मंत्रालय, बड़े मंत्रालय, तो मैं इस तरह से नहीं सोचता हूं और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोचती है। आप जिन मंत्रालयों को छोटा मानते हैं, हम उन्हें भी बहुत बड़ा मंत्रालय मानते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक समय था कांग्रेस की सरकारों तक जब सामाजिक न्याय विभाग की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, परंतु आज कितनी योजनाओं को संचालित कर रहा है सामाजिक न्याय विभाग। एक समय था जब महिला एवं बाल विकास विभाग बड़े मंत्रालय में नहीं माना जाता था, परंतु आज महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक। ये बिल्कुल सच है कि ग्रामीण विकास, नगरीय विकास की जिम्मेवारी दी गई है आदरणीय कैलाश जी को और आदरणीय प्रहलाद जी को, वो उनका अपना काम करने का एक अनुभव है, परंतु जो अन्य लोगों को जिम्मेवारी दी गई है उसे हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, आप और हम इस चीज को कभी ध्यान नहीं देते हैं कि नवकरणीय ऊर्जा, जो अक्षय ऊर्जा है, ये आज के 10-15 साल पहले कोई विभाग ही नहीं हुआ करता था, इसमें कुछ नहीं होता था, परंतु आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हम रीवा में सोलर प्रोजेक्ट लगाकर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उससे दिल्ली की मेट्रो चलती है। तो देखिए, समय और परिस्थिति और लोगों के काम करने के तरीके, सरकारों की इच्छा शक्ति, मुख्यमंत्री जी का और पार्टी का विश्वास, ये सब मिलकर जो काम करने की प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा के कारण जिन विभागों को हम कमतर भी मानते हैं वो भी कई बार बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और वो बेहतर जो प्रदर्शन होता है उसके आधार पर किसी मंत्री की या किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को देखा और आंका जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि परिवहन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, किस तरह एक दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग में बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। तो और आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस स्थिति को ना बने दोबारा, उसके लिए काम करना है। तो हर मंत्रालय का अपना एक महत्व है और हर मंत्रालय अपने महत्व के काम के साथ साथ जो सरकार का एक एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष, उस पर काम करना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी है वह सामूहिक नेतृत्व की भावना की सरकार है। ये कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं है कि एकला चलो रे। जो कांग्रेस पार्टी में होता है कि किसी व्यक्ति का अपना एक विजन होता है और उस विजन के साथ उसके आसपास कोई खड़ा नहीं होता है जी। ये सामूहिक नेतृत्व है। ये जितने भी मंत्री हैं, जिन्हें जो विभाग मिले हैं, वो सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करेंगे। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने इस पर प्रकाश डाला है, मंत्रालयों के बंटवारे पर। समीर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। समीर, अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा ये समझाएं, क्योंकि मैं कैलाश विजयवर्गीय का बयान अभी 2-3 दिन पहले सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि वो इंदौर की विधानसभा 1 जहां से चुने गए हैं, जहां से विधायक बने गए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र को पूरे मध्य प्रदेश में एक अनोखी विधानसभा 5 साल बाद बनाएंगे। और मीडिया को ये कहते नजर आए कि 5 साल बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा
कि मैंने क्या काम किया है विधानसभा एक में। लेकिन अब चूंकि नगरीय प्रशासन का जिम्मा मिला है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के समूचे जितने भी जिले, जितने भी नगर हैं, उनके विकास डेवलपमेंट की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है विजयवर्गीय की मालवा से। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से हम ये कहें कि आपने कहा कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर तो खासे तौर पर जाने ही जाते हैं, चूंकि अब राष्ट्रीय महासचिव का पद भी उन्होंने जो है छोड़ दिया है। जो पार्टी संगठन का जो फैसला है कि एक व्यक्ति एक पद, तो अब वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण विभाग उन्हें मिला है, नगरीय प्रशासन विभाग। आपको याद होगा कि पार्षद बनकर उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। आप भी दीपक इंदौर से ही आते हो, और उन्होंने इंदौर में महापौर रहते हुए, मतलब कांग्रेस की सरकार थी और वो इंदौर में भाजपा के महापौर थे, तो उन्होंने इंदौर में खासा काम किया। नगरीय प्रशासन विभाग जो है संगठन ने, या हम ये कहें कि पार्टी ने, उनका जो पुराना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर ही उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग दिया है। और हम ये कहें कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, या हम ये कहें कि स्वच्छ भारत मिशन, ये दोनों विभाग, दोनों जो महत्वपूर्ण जो उनके विजन है वो नगरीय प्रशासन विभाग से ही आते हैं। इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1 है ही, डेवलपमेंट में भी खासा काम हो रहा है, इंदौर में मेट्रो जो है दौड़ने लगी है। तो कैलाश विजयवर्गीय के जिम्मे जो है नगरीय प्रशासन विभाग आया है, और वो विभाग बड़ा सोच समझकर ही उन्हें दिया गया है, क्योंकि वो काम कराना उन्हें आता है। और विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी उन्होंने कहा था कि अधिकारियों पर जो है नियंत्रण करना होगा। मतलब साफ है कि उन्हें अधिकारियों के बीच रहकर काम कराना भी आता है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें जो एक महत्वपूर्ण विभाग दिया है, और अब इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम शहरी जो नगर निगम है जो उनके विभाग के अधीन आते हैं, उन तमाम विभागों में उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है, और वो काम करके दिखाएंगे भी, जिस तरह से उनका एक राजनीतिक अनुभव है। हालांकि इसके अलावा जो पैरेलल, अगर आपने जिस तरह से कहा था कि गृह मंत्री की बात, तो मध्य प्रदेश में खासे कद्दावर नेता चुनाव जीतकर पहुंचे, तो पार्टी को बैलेंस बनाना अपने आप में काफी जो है मुश्किल नजर आ रहा था। जैसा मैं शुरू में कह रहा था आपसे दीपक कि पहले से ही 2-2 डिप्टी सीएम जो है सरकार में मौजूद है, तो जो गृह मंत्री होता था वो सरकार का नंबर 2 होता था। लेकिन अब पहले ही जब 2 डिप्टी सीएम है, तो ऑलरेडी जो है सरकार के नंबर 1 मुखिया, मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम है ही। अगर गृह मंत्रालय किसी को दिया भी जाता तो उसको नंबर 3 की या 4th की पोजीशन पर ही आना होता, क्योंकि 3 लोग उनके ऊपर पहले से ही होते। तो इसलिए गृह मंत्रालय इस बार भी जो है, इस बार इस सरकार के उसमें हम ये कहें कि नंबर 2 की पोजीशन नहीं रखता था, इसलिए नगरीय प्रशासन विभाग उन्हें दिया गया है। प्रहलाद पटेल को ग्रामीण विकास में काम करने के लिए दिया गया है। इंदौर से जो हमारे तुलसी सिलावट जो यहाँ के सांवेर विधानसभा से विधायक बन के आए, उन्होंने एक बार फिर जल संसाधन विभाग दिया गया। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं संतुलन बैठाने की पूरी कोशिश की गई है। दीपक, चलिए, हमारे साथ अब एक और राजनीतिक मेहमान जुड़ गए। समीर, मैं लौटूंगा आपके पास। इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया साहब ने इस पूरे विभागों के बंटवारे पर प्रकाश डाला। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमान से भी हम सुन लेते हैं। आनंद जाट साहब हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थोड़ा देरी से आप जुड़े, लेकिन इसके पहले हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि किस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ, उस पर प्रकाश डाला है। मैं जितना समझ पा रहा हूं, यूपी का फॉर्मूला यहां पर लागू किया गया है। योगी आदित्यनाथ के पास बतौर मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्रालय भी है, महत्वपूर्ण मंत्रालय बड़े शहरों को दिया गया है। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस विभागों के बंटवारे को कैसे देख रही है, जो आने वाले 5 साल मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट पर होंगे, जिसका मोहन यादव भी जिक्र कर रहे हैं? ये तो मुझे लगता है उन मंत्रियों से पूछिए जिन्हें विभाग मिले हैं, जो 4 बार के एमएलए, 5 बार के एमएलए, 2 बार के सांसद, राष्ट्रीय महासचिव, ऐसे ऐसे बड़े नाम जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जो है सत्ता की धुरी बने हुए हैं, उन सब नामों से पूछिए कि क्या ये जो विभागों का बंटवारा है वो बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश की उस जनता से पूछ लीजिए जिसको 1 महीने बाद जो है वो एक पूरी तरह से काम करने वाली सरकार मिलने में देरी, मतलब 1 महीना लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मेरा ये कहना है कि इस पूरे, आप इसे यूपी फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ लोग चुनाव के पहले गुजरात फॉर्मूले पर भी बात कर रहे थे। कई सारी चीजें भाजपा की होती हैं, और उन सब में जनता कहाँ है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके बनिस्बत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। गुजरात की चीजें अलग हैं, गुजरात की वास्तविकताएं अलग हैं, उत्तर प्रदेश की बुनियादी जरूरतें अलग हैं। तो उत्तर प्रदेश फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू अगर आपकी बात मानूं दीपक जी, तो मध्य प्रदेश में क्यों होना चाहिए? सारे के सारे विभाग
जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन होना ये बताता है कि सरकार जो है वो लोकतंत्र के मूल भाव विकेंद्रीकरण पर जोर नहीं देगी। उसकी बजाय केंद्रीकरण बहुत ज्यादा इस सरकार में दिखाई दे रहा है। और केंद्रीकरण का अर्थ ये होता है कि ये तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ एक प्रतिरूप दिखता है। तो ये दिखा रहा है कि सारे पावर और सारे तंत्र जो है वो मुख्यमंत्री में निहित है। शेष जो है वो केवल जनता को दिखाने के लिए, चेहरा बताने के लिए इस तरह के पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं। लोया साहब क्या कहेंगे? हमारे कांग्रेस के मेहमान तो जो जिम्मेदारी के अपना पक्ष रख रहे हैं इस पर, वो कहीं ना कहीं कसूरवार भी ठहरा रहे हैं आपके उस शीर्ष नेतृत्व को। लेकिन जितना मैं समझता हूं एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय। ऐसा नहीं है कि संख्या कम है मध्य प्रदेश, 230 सीटों में 15% के हिसाब से 33 पद होते हैं मंत्रियों के, दे दिया जा सकता था। लेकिन इसके पीछे रणनीति क्या है तो आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन कांग्रेस इस पर जरूर अपना मत रख रही है। आप क्या कहेंगे लोया साहब? देखिए माननीय आनंद जाट जी, तो जो कांग्रेस पार्टी की संस्कृति और संस्कार है उसके अनुरूप ही सोचेंगे और उसके अनुरूप ही अपनी बात कहेंगे। मैं उनको दोषी नहीं मानता। आपको शायद ध्यान ना हो दीपक जी, मैं याद दिलाता हूं, 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास कोई भी विभाग नहीं था। मगर मैं उनके 3 मंत्रियों की आपको स्थिति बताता हूं। एक मंत्री थे उनके माननीय सुभाष यादव जी, उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है सरकार में। उस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है जिसके पास कोई विभाग नहीं था। दूसरी थी बुआ जी आदरणीय जमुना देवी जी। तीसरे मंत्री बताता हूं, एक गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे हमारे दीवान चंद्रभान सिंह जी, नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा से। देखिए जब बुहानी विधानसभा होती थी और उन्होंने ये कहा था कि मेरे प्रभारी मंत्री के जिले में मेरी एक चपरासी भी नहीं सुनता, इसलिए मुझे वहां जाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा कि आपने किसको पद क्या दिया है, उसको कद क्या दिया है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जब अभी आप बात कर रहे थे तो मैं और कुछ विभागों को देख रहा था और वो देख रहा था कि किस तरह से हमें मध्य प्रदेश को बदलना है और उस मध्य प्रदेश को बदलने में हमें कौन कौन से अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है जो काम आने वाले हैं। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जनजातीय कल्याण हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। उसे आप छोटा मंत्रालय मान सकते हैं, परंतु हमने अपने सबसे वरिष्ठ मंत्री को वो दिया है आदरणीय विजय शाह जी को, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण आज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी बात, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी शहरी विकास और माननीय प्रहलाद पटेल जी ग्रामीण विकास, राव उदय प्रताप सिंह जी और विजय शाह जी, आप जब देखेंगे तो हमारे पास बहुत, और राकेश सिंह जी, ये एक बहुत अनुभवी राजनेता है, इनके अनुभव का लाभ सरकार को मिलेगा। साथ में हमारे पास जो 4 राज्य मंत्री हैं, पहली बार जिन्हें मंत्री बनाया गया है, नरेंद्र शिवाजी पटेल है, प्रतिमा बागरी है, राधा है। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो मंत्रिमंडल है उसमें युवा जोश भी है, राजनीतिक अनुभव भी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सरकार चलाने में कि हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की इच्छा शक्ति है। जो इच्छा शक्ति है वो सबसे बड़ी चीज है। नहीं तो सरकारें तो देखिए कमलनाथ जी ने भी बनाई थी और दिग्विजय सिंह ने भी 10 साल चलाई थी, परंतु बिना इच्छा शक्ति की सरकार, केवल सरकार बनाने के लिए सरकार बना लेना, तो ये कांग्रेस का शगल है। परंतु देश को, इस प्रदेश को और समाज को बदल देना, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है जिसमें हम कामयाब होंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन जाट साहब क्या कहेंगे? क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं, ठीक है गृह मंत्रालय हो, लेकिन इन्वेस्टर्स समिट का जिस तरह से जिक्र पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में हुआ है, शिवराज सिंह चौहान की कोशिश रही कि अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स पहुंचे। ये एक महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मुख्यमंत्री ने इस बार अपने पास ही रखा है और आने वाले 5 साल के लिए ये उद्योगों की स्थापना मध्य प्रदेश में सरकार कैसे करेगी, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? देखिए बड़े अच्छी शब्दावली और बड़े बड़े शब्दों के साथ बात कहने में लोया जी बहुत माहिर हैं, लेकिन सच ये है कि डिलीवरी के लेवल पर क्या है, कब 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा, कब माताओं बहनों के जो लाडली बहन है उनके 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, कब जो है धान, अभी चूंकि खरीदारी हो ही रही है और वो खुद धान के क्षेत्र से आते हैं, रायसेन के बाड़ी बरेली क्षेत्र से, तो क्यों नहीं किसानों के लिए 3100 रुपए धान प्रति क्विंटल खरीदने की व्यवस्था की जाए। हर घर से एक युवा को रोजगार देने या स्वरोजगार से जोड़ने की बात, 2 लाख सरकारी नौकरियों की बात जिस मैनिफेस्टो में कही गई है उसका रोडमैप प्रस्तुत करें। ये इन्वेस्टर समिट की बात हो या, क्योंकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का जो मामला है
देखिए, अभी लोया जी बहुत उत्साह में आकर कहेंगे कि जनादेश मिला है। जनादेश उपलब्धि नहीं होती है, उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए जनता का आदेश होता है जनादेश। तो रोजगार के मोर्चे पर क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं आपने, वो थोड़ा सा दीपक जी, बताएं। 10 सेकंड कि इन जी। सब चीजों पर बहुत 10 स्पष्ट तौर पर आना चाहिए। जो 3100 रुपए, भाई अपने ही क्षेत्र के किसान हो, जो धान के किसान है, उनको 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान क्यों नहीं देना चाहते, ये बिल्कुल बिल्कुल बड़े सवाल हैं। और चूंकि सरकार अभी बनी है, तो आगे इन बिल्कुल। सब चीजों पर बात करनी चाहिए कि आगे ये आएंगे तो इन मसलों पर कब काम करेंगे। ठीक ये है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति। दीपक जी, 10 सेकंड। सुनिए दीपक जी, जी। सबसे पहले शिवराज चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। विकसित के बाद उन्होंने, वो विकसित नहीं हुआ था, कहा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के बाद 2018 में इन्होंने कहा था समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे। इनमें से कुछ भी बना नहीं है। ठीक है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का राग और ढोंग सब किया जा रहा है। तो प्रश्न ये है आज कि ये बड़ी बड़ी शब्दावली से मध्य प्रदेश इन कटाक्ष के साथ आनंद जी की बातों में वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल खड़े करें। लोया साहब जी, दीपक जी, जो बड़ा छोटे संक्षेप में जवाब दे देता हूं। आनंद जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र इतना अच्छे से याद है। काश आपको अपना संकल्प पत्र 2018 का याद होता तो आज इस परिस्थिति में शायद कांग्रेस ना होती, थोड़ी बेहतर होती। एक बात और कहता हूं कि आपने अभी आग्रह किया, आनंद जाट जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश विकसित नहीं हुआ है। 23,000 करोड़ के बजट का मध्य प्रदेश आज 4 लाख करोड़ के बजट के पास पहुंच रहा है। क्या ये विकास नहीं है? 60,000 किलोमीटर की सड़कें 5,10,000 किलोमीटर हो गई। क्या ये विकास नहीं है? क्या 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर हो गया? क्या ये विकास नहीं है? 2900 मेगावाट का बिजली का उत्पादन, 2900 मेगावाट का बिजली का उत्पादन आज लगभग 29,000 मेगावाट हो गया। ठीक है, ये जो आंकड़े आप आंकड़े जो गौर साहब पेश कर रहे हैं, इस पर मैं ले लेता हूं। आनंद जी, हाँ, आनंद जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आनंद जी, देखिए आनंद जी, मैं आपको एक प्रश्न केवल करता हूं, क्या आपको अपने घोषणा पत्र याद है? कोई था भी 1951 से हो रहे लगातार चुनाव से लेकर अभी का 2023 का भी क्या आपको याद है? जिस घोषणा सुन लीजिए आनंद जी, इस पे कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं जी। आनंद जी, क्या 5 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को नहीं दिया जा रहा है? अगर 18 साल के शासन के बाद मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोग गरीब हैं तो क्या ये विकास मान लिया जाएगा? मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी सरकार सौंपी है, स्वयं दर्जे का है। वहां भी 5 अरे मध्य प्रदेश की बात कीजिए, गोलपोस्ट मत चेंज कीजिए, गोलपोस्ट मत चेंज कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए और आपके पोर्टफोलियो के बात कीजिए। ये दो चेहरे रखने का अरे आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो चुकी है। आज ग्लोबल विलेज हो चुकी है। ठीक है गौर साहब, आनंद जी, आनंद जी और गौर साहब, मैं जितना समझ पा रहा हूं चैलेंज काफी है सरकार के सामने। बारी बारी से बात रखें तो ठीक होगा, लेकिन आनंद जी की भी बातों में कुछ सच्चाई दिखती है जिसके सामने ये सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के सामने कई चुनौतियां रहेगी। और गौर साहब भी अपनी सरकार का और अतीत में मध्य प्रदेश की सरकारों की उपलब्धियां रही है उसका जिक्र कर रहे हैं। समय की चूंकि कमी है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आनंद जी, लोया साहब आपका, समीर और अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है, विपक्ष में बैठी कांग्रेस जरूर आक्रामक है, लेकिन मध्य प्रदेश का विकास आने वाले 5 साल में किस गति से आगे बढ़ेगा ये मोहन यादव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। निश्चित ही जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण चैलेंजेस सरकार के सामने रहेंगे। कांग्रेस की भी कोशिश रहेगी कि वो पूरी तरह से पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दे उठाए, क्योंकि विपक्ष में है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।